तो आज है 1 जून। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट जिसके आंकड़े हाल ही में 2024 में अपडेट हुए हैं, ठीक है, जिसके आंकड़े हाल ही में 2024 में अपडेट हुए हैं के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बेरोजगारी में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 45.6% महिलाएं रोजगार में हैं तथा पुरुषों में यह अनुपात 69.2% है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2024 में अनौपचारिक क्षेत्र में यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में नियोजित श्रमिकों की संख्या 2 बिलियन हो गई है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। इनमें से गलत विकल्प का हमें चयन करना था, लेकिन इनमें से असल में एक भी विकल्प गलत नहीं है। ऐसे में जो अभीष्ट उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। ठीक, देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 183 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, यह ऐसे लोग हैं जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि नियोजित पुरुषों यानी कि जो कार्य में नियोजित हैं वो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 23.6% का अंतर है। इस अंतर के होने का कारण क्या क्या है वो बताया कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, दूसरा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक, ठीक है, तीसरा विवाह और बच्चे होने की स्थिति में रोजगार छोड़ देना जैसे कारण है। ठीक है, जब विवाह हो जाता है या बच्चे हो जाते हैं तो महिलाओं को रोजगार छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है, लेकिन इससे पहले ना आपको एक चीज़ और बतानी है। ये कह रहा है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, वेतन बराबर मिलना चाहिए। ये भारत के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है, आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से हजारों वर्षों से दबी विषाक्त धातुओं के पानी में मिलने से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियों के पानी का रंग नारंगी रंग में बदल गया है। ये देखिए सफ़ेद पानी बहता है, लेकिन इनका पानी देखिए ये नारंगी कलर का होते जा रहा है। ऑप्शन है साइबेरिया क्षेत्र, दूसरा है मध्य यूरोपीय क्षेत्र, तीसरा है अंटार्कटिका क्षेत्र और चौथा है अलास्का क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि अलास्का क्षेत्र। देखो एक बार इसको देखो, परमाफ्रॉस्ट को, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं हालांकि, लेकिन याद रखिए देखो जो बर्फ़ के क्षेत्र होते हैं उन बर्फ़ के क्षेत्रों में क्या होता है कि बर्फ़ जमी हुई जो होती है उसमें वनस्पति और अन्य पदार्थ साथ में जमे हुए होते हैं सालों के हिसाब से। ठीक है, अगर ये बर्फ़ लगातार 2 साल तक जमी रहे, ठीक है, लगातार 2 साल तक जमी रहे, यानी कि चाहे तो सर्दी आए और चाहे गर्मियाँ, ये बर्फ़ ना पिघले। नॉर्मली क्षेत्रों में क्या होता है कि गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है और सर्दियों में फिर से जम जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 साल तक चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों बर्फ़ न पिघले, तो उस वहाँ की जो बर्फ़ का क्षेत्र होगा उस पता है बर्फ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ऐसा भी है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र हैं बहुत सारे जहां आज से या कल से या 4 साल से 6 साल से नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों सालों से जमी हुई बर्फ़ है। समझ में आ रहा है? अब उस जमी हुई बर्फ़ में जो हजारों साल से जमी हुई है, एक बात बताओ, क्या उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो जमे हुए होंगे साथ में, वायरस जो जमे हुए होंगे साथ में, एक बात बताओ, क्या वो आज के एनवायरनमेंट के अनुसार होंगे? ये ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अरे आज से 1000 साल पुराने बैक्टीरिया क्या पता मानव के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए याद रखिए अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने से केवल पानी ही खत्म नहीं हो रहा है, केवल हम ये मत सोचो कि केवल समुद्री जल स्तर ही बढ़ रहा है। इससे एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है और वो है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ ऐसे वायरस बाहर निकलेंगे जिनके प्रति हमारे मानव शरीर में एंटीबॉडी डेवलप है ही नहीं, और वो कुछ इस तरीके की बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि कोरोना की बीमारी आई। अब वो पता है कोरोना की बीमारी में ये चीज़ तो कम से कम ठीक थी कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी। अब मान के चलिए कोई ऐसा वायरस आता है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 100% हो जाती है, यानी कि अगर एक बार वो वायरस मनुष्य में लगा तो उसके बाद में उसका बचा पाना मुश्किल है, यानी कि बचेगा ही नहीं वो इंसान। 100% ना होकर के 90% हो जाती है। पता है क्या होगा? पूरी दुनिया की जनसंख्या खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी जो हम उछलते फिर रहे हैं पृथ्वी पर कि हमारी पृथ्वी है और हम इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे और ये युद्ध वो युद्ध छोटी छोटी चीज़ों पर, पता है क्या होगा? ये वायरस, कोई एक बैक्टीरिया या कोई वायरस फैल जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो नॉर्मल वायरस थे जिनको रोकने में इतनी प्रॉब्लम हुई डॉक्टर्स को। सोच के देखो अगर कोई ऐसा वायरस आता है जो इनकी समझ से परे है, उसको समझ पाना, जब तक कि ये लोग समझ पाएंगे तब तक जो चपेट में आता जाएगा सब मरते जाएंगे। और ये नहीं है कि बहुत बड़ा ख्याली पुलाव है, ये बहुत ज़्यादा
हाइपोथेटिकली सोच लिया, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से दुनिया अब जो चेंज हो रही है ना, जिस हिसाब से संक्रमण के दौर से गुजर रही है, उस हिसाब से ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जब भी आप जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग जैसे आंसर राइटिंग कर रहे होंगे टॉपिक पर, तो पता है क्या करोगे आप, उसमें ये चीज़ मेंशन जरूर करोगे, ठीक है, कि बैक्टीरिया और वायरस जो हज़ारों साल से दबे हुए हैं परमाफ्रॉस्ट और ग्लेशियर में, इनके पिघलने से वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद में वो मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि और भी अन्य जीवों के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। क्या बात समझ में आ रही है? अब बात हमने कहाँ की थी, अलास्का की थी, तो क्यों ना एक बार अलास्का को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी को देखो एक बार, ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। हमें अलास्का देखना है, तो देखो ये वाला क्षेत्र देखो, ये अलास्का है। अच्छा, मैप पर क्यों नहीं लेके आए? मैप पर इसलिए नहीं लेके आए ताकि एक बार आप एशिया का जो रशियन कॉन्टिनेंट है, जो रशियन पार्ट है, कॉन्टिनेंट नहीं, जो रशियन पार्ट है, रशियन लैंड को और जो अमेरिकन अलास्का है उसको जोड़ने वाला जो पार्ट है, उसको आप एक बार सही से समझ पाए। तो एक बार देखिए, एक बार देखिए, जैसे ये क्या है, ये तो नॉर्थ अमेरिका गया, ठीक। अब ये क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये है पूरा एशिया, ठीक है, ये एशिया है। अब इन दोनों को जो मिलाने वाला क्षेत्र है, जैसे ये है रशियन पार्ट, ठीक है, और ये वाला है, ये है नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र जो कि यूएसए का है। इन दोनों को जो मिलाने वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, हम इसको देखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये रसिया का पार्ट है और ये भी पहले रसिया का पार्ट था, लेकिन अभी ये यूएसए के अंडर में है। ये है अलास्का, क्या है ये, अलास्का, ठीक है। और हम इसके जुड़ाव का ये जो क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र को देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को जरा घूर घूर के देखो, ये क्या है, ये है अलास्का, ठीक है, जो कि यूएसए के अंडर में, और ये है रसिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है चुक्सी सी, क्या नाम है, चुक्सी सागर, ये देखिए, इसको लिखते हैं इस तरीके से, चुक्सी सागर, ठीक है। और ये देखिए, ये क्या है, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, इसको भी याद में रखना है। और एक ये है बेरिंग सी, ये क्या है, बेरिंग सी यानी बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये अलास्का है, तो इसके नीचे जो गल्फ है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, यानी कि अलास्का की खाड़ी, ठीक है, अलास्का की खाड़ी। दिमाग में रखना है ये चीज़ें जो बताने वाले हैं आगे, ठीक है। अब जरा इसको देखिए कि यहाँ पर ना इस चुक्सी सागर को और इस बेरिंग सागर को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला सागर कौन सा है, ये है पैसिफिक ओशियन। क्या है ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इतनी बात दिमाग में है या नहीं? और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आ सकता है, चाहे आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने को आए, या फिर चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने को आए। इन दोनों सागरों को जो जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझते जाना। एक बात समझे, दूसरी एक और बात समझो। यहाँ पर ये आपको पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, ये क्या नहीं दिखाई दे रहा, क्या नाम है, ये देखो, ये पेनिनसुला है। अलास्का को समझ रहे हैं, एक बार दिमाग से समझना। तो ये वाला जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेवार्ड पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सेवार्ड पेनिनसुला, ठीक है, सेवार्ड पेनिनसुला या सेवार्ड प्रायद्वीप, ठीक, प्रायद्वीप। पेनिनसुला या प्रायद्वीप वो जगह होती है जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है और एक तरफ से जमीन से जुड़ी होती है। क्या ये बात समझ में आई है? अब देखो बेरिंग स्ट्रेट किस तरीके से आ सकती है, देखो सागरों को जोड़ने के लिए भी आ सकती है, पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन को जोड़ने के लिए आ सकती है, चुक्सी सागर बेरिंग सागर को जोड़ने के लिए आ सकती है, या एशिया और ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसको जोड़ने के लिए भी आ सकती है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेट है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। समझ में आया? और ऐसा भी आ सकता है कि साइबेरियन, जो रसिया का जो साइबेरियन पार्ट है उसको, और यूएसए का जो अलास्का है उसको जो जोड़ने वाली जो पार्ट है, जो स्ट्रेट है, वो क्या है, वो भी बेरिंग स्ट्रेट है। इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ देखो, क्या आपको इसमें ये वाला द्वीप दिखाई दे रहा है? ये देखो जिसके चारों तरफ गोला चलाया जा रहा है, क्या ये द्वीप दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। इसको और याद रखो, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है सेंट लॉरेंस आइलैंड। क्या नाम है इसका? सेंट लॉरेंस आइलैंड, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड, सेंट लॉरेंस द्वीप। इतनी बात समझ में आ चुकी है या नहीं? ठीक है, मुझे लगता है इतनी चीज़ समझ चुके होंगे आप। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी नहीं है, बस ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको लंबा लंबा सा, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलास्का पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अलास्का पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला, ठीक है। ये भी बात दिमाग में रखनी है, ये अलास्का पेनिनसुला है, ठीक है। और इस पर ये जो द्वीप हैं, ये द्वीप हैं, अलास्का पेनिनसुला पर द्वीप देखिए, बहुत सारे द्वीप हैं। इन द्वीपों को पता है क्या कहा जाता है? एल्यूसियन द्वीप, एल्यूसियन द्वीप,
ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको हमेशा हमेशा के लिए, ये महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से अधिकतर पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, ये दिमाग में रखना, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। इनको एल्यूसियन द्वीप कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपकी। अब इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं तो बस एक बार इस द्वीप को और समझ लो। ये वाला जो द्वीप है, ये देखो मैं तीर बना रहा हूँ, ये देखो तीर, ठीक है, ये वाला समझ लो। इस द्वीप का नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, इस द्वीप का नाम लिख दे रहे हैं न्यूनीवक, न्यूनीवक या न्यूनीवाक द्वीप, ठीक है। इतनी बात समझ चुके हैं, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो एक बार इस रेंज को देखिए, एक बार चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। देखिए इस रेंज को देखिए, येलो कलर में देखिए, नहीं, देखिए इस कलर को, देखिए इस कलर काले कलर को देखिए एक बार, देखिए ये जो काले कलर का हमने बनाया है इसका नाम है ब्रुक्स रेंज। क्या है ये? ब्रुक्स रेंज। ये ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है, ब्रुक्स रेंज, ठीक है। एक ये बात क्लियर हुई। और इसके अलावा एक और चीज़ समझने वाली है, वो भी समझ लीजिए कि यहीं पर एक पर्वत है, ठीक है, ये इस तरीके से पर्वत है। इस पर्वत का नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें हम इसमें से समझ चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर एक और चीज़ समझना चाहते हो तो यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर इस तरीके से, इसको हम अलास्का रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलास्का रेंज, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। बस आगे बढ़ते हैं। चलते चलते बस एक और बात याद रखना कि जो हमने माउंट मैकिनले के बारे में बताया ना, माउंट मैकिनले के बारे में याद रखना, ये माउंट मैकिनले अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पूरे अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसको, ये जो माउंट मैकिनले है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको डेनाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेनाली, ठीक है, इसको डेनाली भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्या क्या कहा जाता है इसको? डेनाली। तो माउंट मैकिनले या डेनाली कुछ भी आ जाए, जो कि अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अलास्का की नदियां अपना रंग बदल रही हैं, देख लेते हैं। अलास्का की नदियां अपना रंग बदल रही हैं, उनका पानी साफ सफ़ेद और नीले रंग से अब नारंगी रंग में बदल रहा है। ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से हो रहा है, और परमाफ्रॉस्ट पिघलने से हजारों वर्षों से दबी विषाक्त धातुएं वातावरण में प्रकट हो रही हैं। इससे नदियां अत्यधिक अम्लीय हो जाती हैं। अलास्का की नदियों में मुख्य तौर पर जिंक, निकल, तांबा, कैडमियम और लोहे की सांद्रता के उच्च स्तर दर्ज किए गए हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों नारंगी कलर की हो रही है? अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के सामने लुप्त होने के खतरे से चर्चा में आया खत्री समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। अब इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। असल में ना जो खत्री समुदाय है वो कई बड़े क्षेत्र में निवास करता है और बहुत सारे राज्यों से संबंधित है, लेकिन इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि गुजरात। आंध्र प्रदेश में नहीं है बिल्कुल भी, मणिपुर में नहीं है और पश्चिम बंगाल में खत्री समुदाय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, देखो ये है बेला प्रिंटिंग जो हाथों से छपाई की जाती है, ठीक है, जो सावधानीपूर्वक हाथों से छपाई की जाती है, इसके लुप्त होने की संभावना है। और बेला, और ये जो खत्री समुदाय है, जो गुजरात का जो खत्री समुदाय है ना, उसके द्वारा इस बेला प्रिंटिंग को संरक्षित किया हुआ है अभी तक, इसलिए ये चर्चा में बस बना हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं। पारंपरिक शिल्प बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के सामने विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मौजूदा दौर में इस कला को कोई भी युवा सीखना नहीं चाहता। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। यह एक पारंपरिक वस्त्र कला है। यह कला टेक्सचर वाले वस्त्रों पर स्पष्ट और सटीक डिजाइन दिखाती है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र बेला शैली के वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र है। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग खत्री समुदाय द्वारा अभी तक संरक्षित है। यह समुदाय इस कला क्षेत्र में पारंगत है, ठीक है। जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है ना, कच्छ क्षेत्र में निवासित है कौन? खत्री समुदाय, ठीक है, कच्छ क्षेत्र में रहता है खत्री समुदाय। मूल रूप से खत्री पंजाब, जो विशेषकर जो वो हिस्सा जो पाकिस्तानी पंजाब में है, से हुआ करते थे, लेकिन अब वह राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में प्राप्त भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ऑप्शन दिया है कि 50 बिलियन यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, 69 यूएसडी, 71 यूएसडी या 80 यूएसडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 71 यूएसडी, ठीक है। देख लेते हैं। देखो वर्ष 2023-24 में भारत में कुल 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल मतलब टोटल, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। यह वर्ष 2022-23 के 71.4 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम है। अगर स्टेटमेंट ऐसे आए कि पिछले 5 साल से जो एफडीआई है वो एफडीआई लगातार ग्रोथ कर रहा है या लगातार बढ़ रहा है, तो इसका ये ऑप्शन गलत होगा, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा या सही होगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? अगला, भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर, मॉरिशस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। भारत में जो सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर और कंप्यूटर सर्विसेज, ठीक है। अब कुछ नोट दिया है कि भारत में नेट एफडीआई, ये क्या है शब्द? नेट एफडीआई। अब नेट एफडीआई का मतलब क्या होता है? क्या देखो, एक होता है एफडीआई इनफ्लो, क्या होता है? एक होता है एफडीआई इनफ्लो
और एक होता है एफडीआई आउटफ्लो, ठीक है। अब देखो एफडीआई इनफ्लो क्या है कि पूरी दुनिया एफडीआई लेके भारत में आई, ठीक है, पूरी दुनिया एफडीआई लेके कहाँ आई, भारत में। और एफडीआई आउटफ्लो क्या है कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो पूरी दुनिया में एफडीआई लेके गए, ठीक है। अब समझो, अब मान के चलो एफडीआई आई 100 बिलियन 100 रुपये की आई मान के चलो, और जो भारत के लोग हैं वो 80 रुपये की ले गए, यानी कि 100 रुपये तो विदेशियों ने हमारे देश में 100 रुपये का निवेश किया और हमारे देश के लोगों ने 80 रुपये का अलग अलग देशों में निवेश किया। तो जो 20 रुपये बचे ना, ये 20 रुपये पता है क्या है, ये हैं नेट एफडीआई, ठीक है। और जो पूरे 100 रुपये थे इसको बोला जाएगा टोटल एफडीआई या सकल एफडीआई, ठीक है, या कुल एफडीआई या फिर सकल एफडीआई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देख लेते हैं कि भारत में नेट एफडीआई 2022-23 के 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। समझ में आया? यानी कि हम कहें कि एफडीआई आउटफ्लो पुराने पहले की अपेक्षा बढ़ा है या घटा है, तो बिल्कुल बढ़ा है, ठीक है। एफडीआई आउटफ्लो बढ़ा है, एफडीआई इनफ्लो घटा है, ठीक है। अब देखो नेट एफडीआई, एफडीआई इनफ्लो तथा एफडीआई आउटफ्लो के बीच का अंतर होता है। जी हमने ये चीज़ समझ ही लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है। देखो ये सवाल समझना है पहले से। देखो पहले तो समझ लो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है। तो उसके लिए ना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के लिए हम समझ लेते हैं एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा होता है, मान के चलिए ये है जीव ए, ठीक है, और ये है जीव बी, ठीक है। अब जीव ए में कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो जीव बी में नहीं है। जैसे मान के चलिए इसके लहलहाते बाल हैं, एक अच्छी हाइट है, जो कि इसके अंदर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसका गुणसूत्र निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, जो इसके जीन होंगे ना, उन जीन में से उन जीन को भी हम तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, और उन जीन में से उस जीन को चुन लेंगे, उस जीन को पहचान लेंगे जो इसकी हाइट के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा एक जीन वो चुनेंगे जो इसकी मान के चलिए लहलहाते बालों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब इस जीन को हम क्या करेंगे, अब इसका डीएनए निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जो डीएनए होगा, मान के चलिए इस तरीके से डीएनए है, तो उसको कट कर देंगे, ठीक है। उसको कट किससे किया जाता है, उसको कट किया जाता है Cas9 सीजर से। ये क्या है, एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा किसी भी डीएनए को काटा जा सकता है, ठीक है। इसको कट करने के बाद में ये वाला जो जीन होगा उसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद में इस जीव में इसको डाल देंगे, उसके बाद में हम मनचाहे लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव पर ऐसे प्रयोग करना बैन है, पता है क्यों? नहीं तो आजकल के अमीर लोग क्या करेंगे, वो आइंस्टीन की खोपड़ी मांगेंगे अपने बच्चों के लिए, और लहलाते बाल मांगेंगे, अच्छी हाइट मांगेंगे, गोरा कलर मांगेंगे। यानी कि जो डाइवर्सिटी चलती है ना, भगवान का दिया हुआ जिस तरीके से जो इको प्रजातियां हैं, भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं खुद का इंटरफेयर करके अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपनी जो आने वाली जो संततियां हैं वो प्राप्त करने लगेंगे। इसलिए मानव पर ऐसे प्रयोग बैन है। क्या बात समझ में आई? ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, ठीक है। आगे क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है? ये क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, इनमें इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के जरिए जीन डाल के और प्रोटीन को बढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर एक नई प्रोटीन का निर्माण किया जाए, वो होगी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक। इतनी बात समझ में आई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जनरेट की जाती है, ठीक। अब ये कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है? ऑप्शन है इनमें से आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए नई प्रक्रिया विकसित की गई है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा एनकोड किए गए, संशोधित या हेरफेर किए गए प्रोटीन होते हैं। इनका उपयोग प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाना, जीन अनुक्रम में संशोधन करने और उपयोगी वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को संयुक्त करने, जोड़ने अथवा स्थानांतरित करने या नए कार्यों वाले जीन्स बनाने के लिए किया जाता है, जो जैसा कि हमने अभी समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, यूएस या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि यूएसए, ठीक है। देखो इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल हो रही है। यूएसए का अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास अलास्का में हो रहा है। कौन सा? रेड फ्लैग 24। भारत की ओर से राफेल और IL-78 इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह विमान हवा से हवा में फ्यूल भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है स्काईरूट, दूसरा है स्पेसएक्स, तीसरा है ब्लू ओरिजिन और चौथा है अग्निकुल कॉस्मोस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक प्राइवेट संस्थान है, जैसा कि आपको पता होगा इसके बारे में। इसके द्वारा जो बनाया गया रॉकेट है अग्निबाण, उसके बारे में देख लेते हैं कि अग्निबाण 30 से लेकर 300 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ये फैक्ट याद कर लो, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित लॉन्च पैड, अग्निकुल ने एक लॉन्च पैड स्थापित किया है, उसका नाम है धनुष। धनुष से प्रक्षेपित किया गया है। यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पहला लॉन्च पैड है, ठीक है। इसको भी देखो, यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पहला लॉन्च पैड है। यह रॉकेट अग्निलेट नामक सेमी क्रायोजेनिक इंजन से संचालित है। आपको ना यहाँ पर एकदम क्लियर क्रिस्टल पता होना चाहिए कि अग्निबाण क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, अग्निलेट क्या है और धनुष क्या है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इन फैक्ट्स में सब कुछ चीज़ें मेंशन करने का प्रयास किया है।
आगे देखते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी आईआईटी मद्रास ने बनाई है, पता है हमें। रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ठीक है, ठीक है, दुनिया का पहला रॉकेट है। ये 2 चरण वाला लॉन्च पैड है जिसका नाम धनुष है। इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन अनीस कपूर, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पिता सिंह या कृष्ण खन्ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर है और ये थर्ड नंबर पर है, ठीक, देख लीजिए। इस आर्ट लिस्ट 2024 में अनीस कपूर चित्रकारी पेंटिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। ये लंदन में रहते हैं, ये भारतीय मूल के हैं। गुलाम मोहम्मद शेख दूसरे तथा अर्पिता सिंह तीसरे स्थान पर हैं, ठीक। जो कल का प्रश्न था कि हाल ही में चर्चा में रही पावर फॉर ऑल पहल किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन अरुणाचल, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर सिक्किम है। और आप लोगों ने आंसर दिया है, सब लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जरूर आंसर दिया करो, हर रोज आंसर दिया करो, ठीक है। हैबिट बनाइए। मैं चुने हुए प्रश्नों को लेकर के आता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे में, आप इनका आंसर जरूर दिया करिए। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखते हैं, काफ़ी समय निकाल करके वो लिखते हैं ऐसा, और लिखते रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, वेस्ट मत करिए, लेकिन कम से कम 2-3 मिनट में जरूर किया कीजिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, पहली चीज़ ये कि जब आपके पास यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है तो उस नोटिफिकेशन से ही आप वीडियो देखा करिए, ठीक है। आप ऐसा मत किया करिए कि यूट्यूब पर आप जाते हैं ना, यूट्यूब पर जाने के बाद आप उसको वीडियो को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये यूट्यूब ना मतलब इसको स्प्रेड नहीं कर रहा, यानी कि लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा वीडियोज़ को, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन से आप देख लिया करिए। या फिर मान के चलिए आप जब यूट्यूब खोले हो, आपको रिकमेंड कर रहा हो, तो आप रिकमेंडेशन से वीडियो देख लिया कीजिए, ठीक है। लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, इससे मुझे हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है, कोई भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए ना एक उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो एक तो क्रेडिट आप जो कमेंट के माध्यम से कुछ लोग क्रेडिट देते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उसका ना अगर ये हो कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिखना अगर शुरू हो जाए तो ये और एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो मेहनत में और अधिक मन लगता है कब? जब उसका रिजल्ट दिखता है। अभी क्या है कि जब जैसे कि एक बार बीमार हुआ था, मैं बीमार होने के बाद दोबारा आया हूँ, तो थोड़ा सा यूट्यूब बहुत कम रिकमेंड कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता था, क्योंकि पहले आप लोग नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन के माध्यम से वीडियो देख लिया करते थे। अब कुछ लोग हट गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिकमेंड कम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग रिकमेंड जब करें वीडियो तो आप लोग देख लिया कीजिए, और नोटिफिकेशन आता है उससे देख लिया कीजिए, ठीक। तो इतनी आज मैं कहना चाह रहा हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि चर्चा में रहा मृगबनी या मृगाबनी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या सिक्किम। इसका आंसर आपको सभी को देना है। इसके संबंधित जो भी एक्स्ट्रा जानकारी हो वो भी दे दिया करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते, थैंक यू सो मच। और हाँ, ऐसे प्रोग्राम आ चुका है, उसके लिए जो एडमिशन है वो ओपन है। लेकिन जो अभी तक कुछ लोगों की मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसमें ना बहुत सही ढंग से कार्य किया जाएगा, तो इसलिए इसकी फीस रखिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो इसकी फीस पर मैं थोड़ा सा विचार करता हूँ और बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फीस को मैं कम करूँगा, और फीस को बहुत कम समय के लिए करेंगे, हम 2 दिन के लिए अप्रॉक्स करेंगे फीस को। और या फिर हम एक वो कर देंगे कि कितने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए हम फीस कम कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग एडमिशन ले लेना, जो जिसको प्रॉब्लम है फीस में वो टॉप 100 स्टूडेंट्स में जिनमें हम फीस कम करेंगे उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फीस कम नहीं करी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।